हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुक एंड पेन में। आज हम हिंदी विषय का सबसे पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि ग्रामर से है और इसमें हम सबसे पहले रस पढ़ाने जा रहे हैं। आइए समझते हैं रस की परिभाषा को, उसके कौन कौन से अंग होते हैं उनको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम। कम से कम 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, रस हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन होता है क्योंकि हर साल इसमें से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बन ही जाता है। तो सबसे पहले रस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि रस को जो है काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जिस प्रकार किसी मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है तो वह सजीव होता है, उसी प्रकार अगर काव्य में रस को निकाल दिया जाए तो काव्य निर्जीव हो जाता है। अर्थात काव्य की आत्मा रस है, अगर उसमें रस नहीं है काव्य में तो वह निष्प्राण हो जाता है। ठीक है, दूसरा फैक्ट है रस के बारे में कि काव्य में रस का जो पर्याय है, काव्य में रस का पर्याय क्या है? आनंद है। आनंद है, यह याद रखने वाली बात है कि पूछा जाता है काव्य में आनंद किसका पर्याय है, तो वहां पर आपको रस लिखना है। या फिर पूछ लिया जाए कि रस काव्य में किसका पर्याय है, तो आनंद का पर्याय है। ठीक है, रस का अर्थ होता है आनंद। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं रस की परिभाषा, उसके जो प्रमुख अंग हैं उनको। देखिए, रस की परिभाषा बिल्कुल ही आसान है, जो कि हम अभी आपको पूरी डिटेल में बता देते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में, कोई भी काव्य हो उसको या तो पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है या फिर देखा जा सकता है। ठीक है, तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक, काव्य को पढ़ने वाला पाठक, सुनने वाला श्रोता, देखने वाला दर्शक। ठीक है, तो इस प्रकार किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये हो गई रस की परिभाषा। अब देखते हैं रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो इसके प्रमुख अंगों में सबसे पहले आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव इसे कहते हैं स्थायी रूप से सहृदय के हृदय में रहने वाले भाव जो होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के भीतर यानी उसके मन में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमेशा स्थिर रहते हैं तथा समय पाकर वे जागृत अवस्था में आते हैं और उनका उसके व्यक्ति के एक्सप्रेशन और उसके मनस्थिति से उसका पता लगाया जाता है। तो ऐसे कुछ भाव जो व्यक्ति के हृदय में सुषुप्त अवस्था में रहते हैं लेकिन समय पाकर वे जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तो ऐसे भाव क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। अगला देखते हैं विभाव। तो विभाव क्या होता है? स्थायी भाव में पढ़ा विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव की जागृति में सहायक जो कारक है, अर्थात किसी स्थायी भाव के जागरण में जो भी कारक सहायता प्रदान करते हैं यानी कि उसको जागृति में सहायता प्रदान करते हैं, वो क्या होते हैं? विभाव होते हैं। अब विभाव जो है वो फिर से 3 प्रकार के होते हैं: आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय क्या होता है? जिसके हृदय में भाव जागृत हो वो आश्रय। ठीक है, जब मान लिया जाए कि मैंने किसी को देखा, मान लीजिए कि मैंने एक बहुत ही सुंदर क्या है कि एक हिरण को देखा। ठीक है, तो हिरण को देखते ही मेरे मन में जो भाव जागृत हुए, है ना, कि जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं वो कौन होता है? आश्रय होता है। मैंने हिरण को देखा, मेरे हृदय में कुछ भाव जागृत हुए तो मैं आश्रय हो गया। आलंबन क्या होगा? जिसके कारण भाव जागृत हो, अर्थात हिरण को मैंने देखा और मेरे हृदय में भाव जागृति का कारण क्या था? वो हिरण था, तो हिरण क्या हो गया? आलंबन हो गया, है ना। तो मैं क्या था? आश्रय था। हिरण क्या हो गया? आलंबन हो गया। अब उद्दीपन, आलंबन की चेष्टा या वातावरण जो भाव जागृत करती है ना। आश्रय यानी कि मैं। अब आलंबन की जो चेष्टा या वातावरण होंगी यानी कि वो हिरण किस प्रकार से खड़ा है, किस प्रकार से देख रहा है, किस रंग का है,
किस प्रकार से वो दौड़ रहा है, वो सब उसकी चेष्टा या वातावरण अगर मैं देखता हूँ और मेरे हृदय में जो भाव जागृत हो रहे हैं, यानी कि आलम्बन की चेष्टा या वातावरण जो भाव के जागरण में सहायता प्रदान कर या भाव जागृत करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? उद्दीपन कहलाती है। यानी कि आलम्बन की चेष्टा या वातावरण क्या कहलाती हैं? उद्दीपन कहलाती है। ठीक है, तो आश्रय क्या हो गया कि जिसके हृदय में भाव जागृत हो रहे हैं। आलम्बन क्या हो गया? जिसकी वजह से भाव जागृत हो रहे हैं। उद्दीपन क्या हो गया? आलम्बन की चेष्टा या वातावरण जो भाव जागृति में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। रस का तीसरा अंग होता है अनुभव। ठीक है, अनुभव क्या होता है? आश्रय के अनुभव या चेष्टाएं, यानी कि हिरण को देखते ही मेरे हृदय में या फिर मेरे शारीरिक स्तर पर जो भी भाव जागृत हुए और जो भी मेरी प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अनुभव कहलाती हैं। तो अनुभव दो प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव किसे बोलेंगे? आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं, आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं वो कायिक अनुभव होती हैं। आपको पता होगा शरीर, तन, काया ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि कायिक अनुभव किसे बोलते हैं? आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को क्या बोलेंगे? कायिक अनुभव बोलेंगे। सात्विक अनुभव किसे बोलेंगे? आश्रय की मानसिक चेष्टाएं, यानी कि कायिक अनुभव में हम शारीरिक चेष्टाओं को देखते हैं और सात्विक अनुभव में हम मानसिक चेष्टाओं को देखते हैं। यानी कि सात्विक अनुभव क्या होगा? आश्रय की मानसिक चेष्टाएं, कायिक अनुभव आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं। ठीक है, तो ये हो गया रस का तीसरा अंग अनुभव। अब देखते हैं रस का चौथा अंग संचारी भाव क्या होता है। संचारी भाव देखते हैं कि जो भाव आश्रय के हृदय में उठते और नष्ट होते रहते हैं। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमारे हृदय में आते हैं और तुरंत ही चले जाते हैं, जैसे गुस्सा, हंसी, ये सब क्या है? ये सब संचारी भाव है जो कुछ समय के लिए आते हैं। जैसे दुख हो गया तो कुछ समय के लिए आए और फिर चले गए, तो वो क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। अब संचारी भाव जो होते हैं वो जब हृदय में आते हैं तो स्थायी भाव को जागृत करते हैं। आपने रस के प्रमुख अंग देख लिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब कुछ बातें। स्थायी भाव देखिए, हमारे पास 10 रस हैं, है ना? 10 रस का, हर एक रस का एक एक स्थायी भाव है। तो ऐसे कितने स्थायी भाव हो गए? हमारे पास 10 रस हैं तो 10 स्थायी भाव हो गए। ठीक है, अब देखते हैं संचारी भाव। अब संचारी भाव कितने होते हैं? जैसे मैंने बताया ना कि हंसी, दुख, सुख, इन सब का जब अनुभव होता है तो वो जो भाव जागृत होते हैं उस समय को वो क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं, जो कुछ ही क्षणों के लिए रहते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं। तो संचारी भाव, इनकी संख्या बताई गई है 33। ठीक है, तो अब आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही साथ चैनल को शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है चैनल बनाने का वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये बात पहुंचाई जाए कि ऑनलाइन भी पूरा सिलेबस कवर करवाया जा सकता है। और हमारे चैनल पे हिंदी और इंग्लिश कक्षा 10वीं 12वीं का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगले जो रस के 2 भाग और बनाए जाएंगे, उनमें हम आपको रस की पूरी डिटेल दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।